हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। करंट अफेयर का सिलसिला लगातार जारी है। करंट अफेयर अच्छे से कर लेना आप सभी लोग, क्योंकि आप जानते ही हो कि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है और करंट अफेयर ही है जो आपके सिलेक्शन में बहुत अहम रोल निभाएगा और ये आपको एडवांटेज देगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है इस बार। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं, वही क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, तो अच्छे से देखना। जो क्वेश्चंस नए हैं उनको नोट कर लेना, रिवीजन कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन, आगामी नगरीय निकाय चुनाव में 3 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र में महापौर पद के लिए खर्च की सीमा कितनी है। अभी नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, आपको पता है, तो नगरीय निकाय से वैसे ही क्वेश्चंस आते ही हैं, पंचायती राज से, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसको याद से देख लेना। तो आपको बताना है कि जो नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है उसमें महापौर पद का कोई उम्मीदवार है और उस नगरीय निकाय में जो आबादी वो 3 से 5 लाख है, तो महापौर पद के लिए खर्च की सीमा कितनी है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए। इनमें से कोई एक आंसर सही है। आपको बताना है कि क्या सही उत्तर है 3 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र में महापौर पद के लिए। इसके अलावा 5 लाख से ऊपर की आबादी और 3 लाख से कम की आबादी, इसके लिए भी निर्धारित किया गया है खर्च की सीमा, वो भी आपको बतानी है कितनी है। हालांकि मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है और जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे देख लिए सही आंसर 3 लाख से 5 लाख तक की आबादी के लिए जो महापौर पद के लिए खर्च करने की सीमा है वो 20 लाख रुपए है और अगर 3 लाख से कम की आबादी होती है तो महापौर पद का उम्मीदवार 15 लाख रुपए खर्च कर सकता है। लेकिन कोई नगरीय निकाय ऐसा है जहां की आबादी 5 लाख से अधिक है तो वहां का महापौर पद का प्रत्याशी 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। तो ये डिटेल नोट कर लीजिएगा, 15, 20, 25। 3 लाख से कम आबादी के लिए 15, 3 लाख से 5 लाख के लिए 20 और 5 लाख से ऊपर की आबादी के लिए महापौर पद के लिए खर्च करने की सीमा 25 लाख रुपए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नगरीय निकाय का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रखता है। अगर एक महापौर और पार्षद पद पर एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, यानी वो 2 पदों पर एक साथ चुनाव लड़ रहा है और दोनों पदों पर वो जीत हासिल कर लेकर आए, तो उसे कितने दिनों में कोई भी एक पद छोड़ना होगा। सपोज एक व्यक्ति है, वो महापौर पद के लिए भी चुनाव लड़ा और वो पार्षद पद के लिए भी चुनाव लड़ा और दोनों ही पदों पर उसने जीत हासिल कर ली। अब लेकिन वो दोनों पदों पर बने नहीं रह सकता, उसको एक पद छोड़ना ही होगा, कोई सा भी एक पद। तो वो पद छोड़ने की सीमा कितनी है वो आपको बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 21 दिन। 7, 10, 15 या 21 दिन। सही आंसर बताइए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार आते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर इस पर अच्छी पकड़ बना ली तो आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्के और आप एडवांटेज ले जाएंगे प्रीलिम्स में सेलेक्ट होने का। तो इसका सही आंसर है 7 दिन। 7 दिन के भीतर ऐसा प्रत्याशी जो महापौर और पार्षद दोनों पदों पर चुनाव जीत चुका है उसको कोई एक पद छोड़ना होगा। कितने दिनों के भीतर? 7 दिनों के भीतर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण से अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं, पुराने वर्षों में भी आए हैं, तो इस बार भी एक क्वेश्चन बन सकता है और इस बार तो बहुत ही चांसेस है बनने, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कोर किया है। तो क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में देश में कौन सा स्थान है। याद रखिएगा, वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में कौन सा स्थान है, प्रतिशत नहीं, वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में कौन सा स्थान है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पे आपके ऑप्शन है कौन सा स्थान है छत्तीसगढ़ का, आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में देश में कौन सा स्थान है, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। चारों में से कोई एक सवाल, कोई एक ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही आंसर है पहला। तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी आई है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ का जो वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि है वो देश में पहला है और कुल जो वन आवरण क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का वो हो गया है 55,812 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में कितना एरिया इंक्लूडेड है। तो 55,812 वर्ग किलोमीटर और इसमें स्थान कौन सा है, पहला स्थान कुल वन आवरण क्षेत्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग किस जिले की रहने वाली हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग किस जिले की रहने वाली हैं। हेमवती नाग को हाल ही में सम्मानित किया गया था राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। तो ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है इसमें जूडो खिलाड़ी हैं हेमवती नाग, इनको सम्मानित किया गया था, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाली हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किस जिले की रहने वाली हैं इसकी जानकारी आपको रहनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि वो जूडो खिलाड़ी है, सबको पता है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है और
कहाँ के रहने वाली हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सुकमा, कोंडागांव, कांकेर या नारायणपुर। इन चारों में से किसी एक जिले की रहने वाली है हेमवती नाग, जो कि जूडो खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय बाल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित। इनका जिला कौन सा है, कहाँ के रहने वाली हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है कोंडागांव। कोंडागांव की रहने वाली है हेमवती नाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से सारे इसके जितने भी डायमेंशंस हैं वो रख लीजिएगा, चाहे वो कहाँ की रहने वाली हैं, चाहे उनका नाम क्या है, किस खेल में वो माहिर हैं, या फिर कौन सा पुरस्कार उनको मिला है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के लिए चयनित किया गया है? पीएम श्री स्कूल बहुत ही हाईलाइटेड है, सेंट्रल की योजना है, इसके अलावा इसे स्टेट में लागू किया गया है। स्टेट का भी फोकस है कि ये योजना अच्छे तरीके से चले, स्कूल काफ़ी बेहतर हो ताकि पढ़ाई अच्छी हो सके, इसके लिए पीएम श्री स्कूल स्थापित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कितने स्कूलों का चयन पीएम श्री स्कूल के लिए किया गया ये आपको बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं A 241, B 141, C 441 या D 341। 241, 141, 441 या 341। चारों में से एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन बताइए, नहीं तो हम चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है 341, 341। 341 स्कूलों को छत्तीसगढ़ में पीएम श्री स्कूल के लिए चयनित किया गया है। इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार रिवाइजन करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग के रूप में चुनी गई मधेश्वर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? हाल ही में इसको अवार्ड मिला है, इसको जो है रिकॉर्ड बुक में इसको स्थान मिला है मधेश्वर पहाड़ी को। आपको बताना है कि मधेश्वर पहाड़ी किस जिले में स्थित है और किस रूप में ये चुनी गई है। लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग के रूप में इसे चुनी गई है। आपको बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। अंबिकापुर, बलरामपुर, जशपुर या कोरिया। अंबिकापुर, बलरामपुर, जशपुर या कोरिया। चारों में से एक ऑप्शन सही है। मुझे पता है कि इसका आंसर आपको मालूम ही होगा कि जो मधेश्वर पहाड़ी है वो कहाँ पे है, जशपुर में। जशपुर के ही रहने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और इसीलिए मधेश्वर पहाड़ी जब वहाँ से पता चला कि इस तरह की कोई है तो काफ़ी फेमस हुई है, और इसे विश्व की सबसे बड़ी प्रतिकृति भी कहा जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिकृति, याद रखिएगा। लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग कौन? मधेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है? जशपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ खोला जा रहा है? एक गौ अभ्यारण्य खोला जा रहा है छत्तीसगढ़ में, कहाँ खोला जा रहा है ये आपको बताना है, और ये भी बताना है कि जो गौ अभ्यारण्य है ये किस नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन है धमतरी, बेमेतरा, बालोद और खैरागढ़। धमतरी, बेमेतरा, बालोद और खैरागढ़। चारों में से एक ऑप्शन सही है। पहला गौ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का कहाँ पे खुल रहा है? सही आंसर बताइए, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्वेश्चन को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम के पहले लगातार रिवीजन करते रहिए। तो पहला गौ अभ्यारण्य है बेमेतरा में, झालम गांव में, और इसे किस नाम से जाना जाएगा? गौ धाम के नाम से जाना जाएगा। पहला गौ अभ्यारण्य झालम गांव, जिला बेमेतरा, किस नाम से? गौ धाम के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चूंकि गौ धाम की बात कर रहे हैं तो हम ये भी जान लेते हैं कि वर्तमान में जो गौ सेवा आयोग है छत्तीसगढ़ का, उसके अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है। यहाँ चार ऑप्शन आपके पास हैं। विशेश्वर सिंह पटेल, सलीम राज, राकेश चतुर्वेदी, विश्व विजय सिंह तोमर। विशेश्वर सिंह पटेल, सलीम राज, राकेश चतुर्वेदी या विश्व विजय सिंह तोमर। गौ सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष कौन है? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको पता होगा। इस तरह का कोई एक क्वेश्चन जब आता है तो उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको कर लिया करिए, नोट डाउन कर लिया करिए, ताकि जब एग्जाम में इस तरह की संभावनाएं बने। अक्सर होता क्या है कि जो चीज़ सुर्खियों में होती है वो नहीं आती है एग्जाम में, लेकिन उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो एग्जाम में आ जाती हैं, और उस टाइम कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? विशेश्वर सिंह पटेल। जो बाकी नाम है उनको भी देख लेते हैं। सलीम राज क्या है? छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। राकेश चतुर्वेदी क्या है? जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और विश्व विजय सिंह तोमर क्या है? छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये सारे नाम आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावनाएं रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल चुका है छत्तीसगढ़ में, ये आप सभी को मालूम है, लेकिन अब इसके बाद आपको ये बताना है कि राज्य में नई पर्यटन नीति कब से लागू होगी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के बाद राज्य में नई पर्यटन नीति कब से लागू होगी? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 1 जनवरी 2025, 1 फरवरी 2025, 1 मार्च 2025 या 1 अप्रैल 2025। जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल 2025 किस डेट से ये लागू होगी ये आपको बताना है। राज्य में नई पर्यटन नीति
उम्मीद करता हूँ आंसर आप देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए, ताकि आपको जितना लिखेंगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ याद होती चली जाएगी। तो 1 अप्रैल 2025 से ये पर्यटन नीति लागू होने जा रही है छत्तीसगढ़ में। अब आपको ये भी बताना है कि 2025 से तो ये लागू हो रही है, लेकिन कब तक के लिए लागू हो रही है, कितने वर्षों के लिए लागू हो रही है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वन मंदिर कहाँ पर स्थापित है? देश का पहला वन मंदिर, वन मतलब फॉरेस्ट। देश का पहला वन मंदिर कहाँ पर स्थापित है? ध्यान दीजिएगा, देश का, पूरे कंट्री का, इंडिया का तो पहला है और छत्तीसगढ़ में है, तो क्वेश्चन तो आने की संभावनाएं बनती ही हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा या नारायणपुर। अब चूंकि आप जानते हैं कि वन मंदिर है, फॉरेस्ट टेम्पल है, तो फॉरेस्ट में ही होगा। और फॉरेस्ट ज़्यादा कहाँ है? तो बस्तर के क्षेत्र में है, तो बस्तर के क्षेत्र में है, तो इसलिए बस्तर के नाम है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा या नारायणपुर। आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, देश का पहला वन मंदिर कहाँ पर स्थापित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, देख लीजिए आंसर, दंतेवाड़ा में देश का पहला वन मंदिर। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि कौन से गांव में है, गांव का नाम देके आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर, इसलिए आवरा भाटा गांव भी याद रखिएगा। आवरा भाटा कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में है, देश का पहला वन मंदिर। और इस वन मंदिर के अंदर है क्या? तो इसके अंदर स्वास्थ्य, धर्म और आध्यात्म सारी चीज़ों का समावेश है। स्वास्थ्य, धर्म और आध्यात्म काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, जहाँ पे हेल्थ के बारे में भी बात की जाती है, धर्म के बारे में भी बातचीत की जाती है और आध्यात्म के बारे में भी बातचीत की जाती है। तो देश का पहला वन मंदिर कहाँ पे? दंतेवाड़ा। कौन से गांव में? आवरा भाटा गांव में। उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में आने की संभावनाएं रखते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें। 13,000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।